हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। और आज का अपना टॉपिक है जिसमें ज्योग्राफी के पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे थे। और इसमें टॉपिक अपना जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पृथ्वी का परिभ्रमण, परिक्रमण एवं झुकाव और उनके जो प्रभाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को आज अपन लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज़ एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। कोरियोलिस बल से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि कोरियोलिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। नहीं पूछा गया है, नहीं पर ध्यान दे करके चलेंगे। यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा यह एक काल्पनिक बल है। तो आप लोग को पता होगा जो कोरियोलिस बल है वो काल्पनिक है, माना हुआ बल है, तो ये तो ठीक हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा गया है। ये बोल रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा कि इसका जो प्रभाव होता है विषुवत रेखा पर बिल्कुल शून्य होता है और उसके बाद में जब ऊपर जाते जाएंगे और ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचेंगे तो इसका प्रभाव अधिकतम होता है। इसके बाद में यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। तो देखिए घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल जो होता है वो रगड़ खा करके चलता है, यानी टकराने से रगड़ यहाँ पे पैदा होता है, लेकिन यहाँ पे हवा का टकराव वगैरह से कोई संबंध नहीं है। और ये बोल रहा है कि यह वायु की गति के समानुपातिक होता है। ये भी सही है कि यह वायु की गति के समानुपातिक होता है। तो यहाँ पे जो सही नहीं से ऑप्शन संबंधित होगा वो आपका सी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा क्योंकि ये घर्षण बल से संबंधित नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे व्याख्या दी गई है, देख लीजिए आप लोग। जो धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा और जो वायुदाब पृथ्वी के घूर्णन गति के द्वारा निर्धारित होती है, यह पृथ्वी में अक्षीय गति नहीं होती है। तो हवाएं क्या होती हैं, समदाब रेखाओं के समकोण दिशा में प्रवाहित होती। अगर ये बल नहीं होता, इसकी बात कर रहा है ये। परंतु जब पृथ्वी अक्षीय गति के कारण हवा की दिशा में विक्षेप हो जाता है, विक्षेप यानी कि हवा की दिशाएं क्या हो जाती हैं, हल्का सा मुड़ जाती हैं। मुड़ने के बाद में जब यहाँ पे क्या होता है, विक्षेप बल पैदा होता है या फिर यहाँ पे कोरियोलिस बल ये पैदा होता है। यानी कि जो हवाएं हैं थोड़ी इधर मुड़ जाती हैं, इस तरीके से यहाँ पे मुड़ती हैं, ऐसे मुड़ जाती हैं। तो ये जो बल किसके कारण मुड़ रही हैं, तो ये आपका कोरियोलिस फोर्स हो जाएगा या फिर आपका विक्षेप बल हो जाएगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कोरियोलिस बल जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है। ये कैसा है, अप्रत्यक्ष रूप से। उसमें क्या बोला था, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था, ठीक है। यह वायु की गति के समानुपाती होता है। पृथ्वी के घूर्णन या फिर आवर्तन का ये प्रभाव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कोरियोलिस प्रभाव का कारण है। ऑप्शन ए में दिया गया है केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, या फिर केवल सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी का परिक्रमा, या फिर पृथ्वी का घूर्णन एवं परिभ्रमण, ताप एवं दाब प्रवणता। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा कोरियोलिस प्रभाव का कारण। देखिए जो प्रभाव का कारण है सबसे मेन यहाँ पे जो होगा केवल अपनी पृथ्वी पर घूमना, ठीक है। ये कहाँ पे हो रहा है, पृथ्वी पर हो रहा है ना, सूर्य पर ये नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग आंसर कीजिएगा कि आपका कौन सा करेक्ट है। देख लीजिए यहाँ पे आपको व्याख्या दी गई है। धरातल पर क्या है, पछुआ हवाओं की दिशा एवं वायुदाब पृथ्वी की घूर्णन की गति के द्वारा निर्धारित होती हैं। यह पृथ्वी में अक्षीय गति नहीं होती हैं, तो हवाएं समधाब रेखाओं के समकोण की दिशा में प्रवाहित होती। वही जो अभी अपन लोगों ने पढ़ा है, जो कोरियोलिस फोर्स के बारे में, विक्षेप बल के बारे में पढ़ा है, वही इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें ये याद रखना कि ये क्या होता है, जब विक्षेप बल प्रभावित होता है, जब लगता है हवाओं पर, तो ये जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें सभी हवाएं जो दिशा होती है वो दाहिनी ओर हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ती है, ठीक है। ये पूछा जाता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रमिलता की प्रक्रियाओं की पहचान करें। भ्रमिलता क्या होता है, यहाँ पे त्वरण से होता है,
घर्षणात्मक प्रभाव के कारण होता है, खुरदरापन के कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है या फिर कोणीय वेग के कारण होता है। यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आप लोगों के सही होंगे, कीजिए आंसर कीजिए फटाफट। जो भ्रमिलता होती है वो होता क्या है, ये आपकी वर्टिसिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा, वर्टिसिटी जो उत्पन्न होती है वो घूर्णन के कारण जब पृथ्वी घूमती है और उसमें कोणीय वेग उत्पन्न होता है। डी और ई ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसकी व्याख्या देख लीजिए। भ्रमिलता या फिर आपकी वर्टिसिटी की बात कर रहा है, तो ये प्रक्रियाओं में घूर्णन और कोणीय वेग के योगदान होता है। घर्षण बल का प्रभाव या फिर बल वह होता है जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है, यानी कि घर्षण कब पैदा होगा, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु टकराएगी तब यहाँ पर घर्षण पैदा होगा। तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है। यह किसी वस्तु का वेग समय के साथ में परिवर्तित होता है तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है, त्वरण क्या होता है, जब वस्तु का वेग समय के साथ में परिवर्तन हो, यानी कि उसकी गति में परिवर्तन आ जाए तो वो क्या हो जाता है, त्वरण हो जाता है। आगे बढ़िए। पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ज्वारीय बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से, पृथ्वी के परिक्रमण से या फिर पृथ्वी के घूर्णन से। तो आपका जो आंसर करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे पोलर फ्लीइंग बल, ये आपका संबंधित है पृथ्वी के घूर्णन से। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। पोलर फ्लीइंग बल का संबंध है पृथ्वी के घूर्णन से। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के दो कारण यहाँ पर रहे थे। पहला रहा था पोलर या फिर ध्रुवीय फ्लीइंग बल, दूसरा रहा था यहाँ पर ज्वारीय बल, और यह पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है और यह उभार पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। जब आप लोगों ने देखा होगा पृथ्वी इस तरीके की नहीं है, पृथ्वी कैसी है, आगे से ये उभरी हुई है यहाँ से और यहाँ पे ये चपटी हुई है। तो ये कारण क्या है उसमें, वो कारण है पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो वो इस तरीके की दिखाई देती है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है, पृथ्वी का धुरी पर घूमना या फिर पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, भूकक्षा का अंडाकार होना या फिर पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। क्या यहाँ पे करेक्ट होगा, आंसर कीजिए आप लोग। तो पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं होते हैं, उसका जो कारण होगा पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। पृथ्वी अपनी झुकी हुई है कितनी, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपनी झुकी हुई है। इसके कारण जो ध्रुव हैं और जो आपके पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं होते हैं, नहीं तो 12-12 घंटे के आपके दिन और रात होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होना है। देख लीजिए आपकी व्याख्या है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर नहीं होने के कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण वर्ष भर जो सूर्य है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य गति करता है, यानी कि ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो जाएगी, ये आपकी 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और ये आपकी 23.5 डिग्री मकर रेखा हो जाएगी। जो सूर्य घूमता है वो इन्हीं रेखाओं के मध्य में घूमता रहता है, इससे ना तो वो ऊपर जाता है, इससे ना वो नीचे जाता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, अर्थात यह वर्ष के 6 माह उत्तरी गोलार्ध में रहता है और 6 माह दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। और क्या करता है, ये सूर्य तप प्रदान करता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होती तो परिक्रमण गति होने से भी ऋतु परिवर्तन नहीं होता, यानी कि पृथ्वी अगर इस तरीके से यहाँ पे 23.5 डिग्री झुकी ना होती तो यहाँ पे क्या होता, ऋतु परिवर्तन नहीं होता और पूरी जो पृथ्वी है उस पर समान अवधि रहती, दिन और रात की। 12 घंटे का दिन होता, 12 घंटे की रात होती। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कोरियोलिस बल एवं इसके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक ध्रुवों पर यह शून्य होता है,
देखिए कोरियोलिस बल का पूछा गया है और कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। अभी आप लोगों ने कोरियोलिस बल पढ़ा हुआ है, तो ये बोल रहा है कि ठीक ध्रुवों पर ये शून्य होता है। तो आप लोग बताइए क्या ध्रुवों पर ये शून्य होता है, भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है, ऐसा होता है क्या, या फिर पृथ्वी के घूर्णन का ये परिणाम होता है। पवनों में विक्षेपण ध्रुवों के निकट अधिक पाया जाता है। एक तरफ ये बात कर रहा है शून्य की, एक तरफ बात कर रहा है अधिक की। ठीक है, दोनों ही आंसर इसमें दिए गए हैं। उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, ये भी सही है। तो आप लोगों को पता होगा जो कोरियोलिस प्रभाव है, इसका जो प्रभाव होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर शून्य होता है। तो यहाँ पे जो कथन सही नहीं होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे क्योंकि इसकी कई बार देख ली है। आगे देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होती है, जिसे किस अपसौर का नाम दिया जाता है। एनेलियन या फिर उपसौर, सूर्योच्च अपसौर या फिर क्लोसेहेलियन। बताइए यहाँ पे क्या नाम इसको दिया जाएगा। देखिए पृथ्वी जो है अपनी 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर स्थित होती है। ठीक है, ये इसमें दिया ही गया है और इसमें नाम भी दिया गया है अपसौर। तो इसको बोला जाता है क्या, सूर्योच्च या फिर इसको अपसौर बोला जाता है। और इसके बाद में इसमें जो सूर्य से दूरी होती है वो कितनी होती है, 15.20 करोड़। कितनी, 15.20 करोड़ किलोमीटर की यहाँ पे दूरी पाई जाती है, किससे, सूर्य से पृथ्वी की। ठीक है, अब पास कब होती है पृथ्वी सबसे ज़्यादा, 3 जनवरी का टाइम आता है। 3 जनवरी के टाइम में पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और यहाँ पे जो दूरी होती है वो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर की होती है। ठीक है, अपसौर में दूरी कितनी होती है, 15.20 करोड़ की। और उपसौर में ये जो स्थिति है आप लोगों की 3 जनवरी वाली, ये स्थिति होती है उपसौर की। ठीक है, और इसमें दूरी कितनी होती है, 14.70 करोड़ की। अपहेलियन इसको बोला जाता है अपसौर को, और उपसौर को बोला जाता है पेरिहेलियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि से भिन्नताएं निम्न कारण से होती हैं। मौसम परिवर्तन क्या होता है, क्यों इसमें भिन्नताएं होती हैं, कारण इसके पूछे गए हैं। पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार तरीके से सूर्य के चारों ओर में घूर्णन होता है, या फिर पृथ्वी का इसकी धुरी पर घूर्णन, नत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन, या फिर स्थान की अक्षांश स्थिति। तो यहाँ पे देखिए जो मौसम परिवर्तन है दिन और रात में ये अलग अलग होता है, इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण मेन हो जाएगा वो नत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है। इसके कारण क्या होता है, दिन और रात के समय में भिन्नताएं आती हैं। वही क्वेश्चन है जो अभी अपन लोगों ने किया हुआ है कि अगर ऐसा नहीं होता तो 12-12 घंटे की रात होती, 12 घंटे का दिन होता। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों का। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक पर्यवेक्षक को पृथ्वी की सतह से हमेशा चांद का एक ही फलक दिखाई देता है, कारण इसका पूछा गया है। इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण का मार्ग सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के समान ही है, या फिर इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि उसकी अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन की अवधि के समान है, या फिर इसकी घूर्णन की अवधि पृथ्वी के समान है, घूर्णन की दिशा पृथ्वी के समान ही है। बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, क्यों हमें चांद का एक ही फलक दिखाई देता है, दोनों फलक दिखाई नहीं देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो पृथ्वी, यहाँ पे सही आंसर होगा कि इसकी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण की अवधि उसकी अपनी धुरी के चारों ओर घूर्णन की अवधि के समान होती है, यानी कि जो पृथ्वी है उसी साइड में आपका चांद है वो भी इसी तरीके से घूमता रहता है, पृथ्वी भी घूमती रहती है। इसके कारण हमें क्या होता है, चांद का केवल एक ही फलक दिखाई देता है, दूसरा फलक हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया है और देखा भी नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी एक घूर्णन लगभग कितने समय में पूरा करती है, 24 घंटे में,
22 घंटे में, 26 घंटे में या फिर 20 घंटे में? क्या आंसर होगा इसका? देखिए, पृथ्वी अपना अक्ष पर जब घूमती है, पूरा चक्कर लगा के कंप्लीट करती है, वो कब हो जाएगा? 24 घंटे में ये पूरा कर लेती है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। पृथ्वी का जो घूर्णन होता है लगभग 24 घंटे में पूरा करता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर में घूमती है। 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट में ये अपना एक चक्कर पूरा करती है, 4 सेकंड। ठीक है, पृथ्वी अपने जो कक्षतल है उसके साथ में 66.5 डिग्री का ये कोण बनाती है। तो कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अपने अपने कक्ष पर ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, 66.5 डिग्री का। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो कि कोरियोलिस बल की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होता है? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के अपने अक्ष का झुकाव या फिर ग्रहीय पवनों का तंत्र? क्या आंसर होगा इसका? अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी का घूर्णन ही क्या है। जब पृथ्वी घूमती है तो अपने साथ में इसका कोरियोलिस बल भी उत्पन्न हो जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल 0 होता है। ऊपर जाते जाएंगे कोरियोलिस बल जो होगा वो प्रभाव में आता जाएगा। आगे बढ़िए, और प्लीज़ बैठे नहीं, चैनल को आप लोग शेयर कर दें। और मैं रिकॉर्डेड इसलिए लेती हूँ क्योंकि लाइव में बहुत टाइम लगता है। जितना अपन लोग रिकॉर्डेड लेक्चर में कंप्लीट करते हैं उतना लाइव में कम क्वेश्चन हो पाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। रेडियो तरंगों को परिवर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत को कहा जाता है? आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या फिर बाह्य मंडल? इसमें आंसर 100 हो गया आप लोगों को, कोई बात नहीं है, पर बेईमानी मत करना, आपका जो मन गवाही दे वही आंसर लगाना। तो जो रेडियो तरंगें हैं ये आपकी लेयर्स बटी हुई हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इस तरीके, और आयन मंडल, ये आपकी क्या बटी हुई हैं? वायुमंडलीय परतें हैं। ठीक है, तो जहाँ तक रेडियो तरंगें जाती हैं और वहाँ से लौट के वापस आती हैं, वो वाली ये परत पूछ रहा है कि कहाँ से जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आयन मंडल। ठीक है, देख लीजिए, ये दिया गया है आप लोगों को कि पृथ्वी की 5 परतें हैं, जिनमें आप लोग जानते होंगे क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है। उसके यहाँ पर सभी मौसमी घटनाएं संबंधित होती हैं। अगर देखा जाए भूमध्य रेखा से ये 16 किलोमीटर होती है और ध्रुवों से 9 किलोमीटर तक होती है। आगे आप लोगों की समताप मंडल है। समताप मंडल आपके 16 से लेकर के 50-80 किलोमीटर तक की पाई जाती है, और इसमें ही आपकी ओजोन परत पाई जाती है, जो कि हमारी सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे बचत करती है। इसके बाद में आप लोगों की मध्य मंडल होती है, और इसके बाद में आपका आयन मंडल, और उसके बाद में बहिर्मंडल होता है। और इसमें ही डी परत, ई परत, एफ परत, जी परत, ये सभी पाई जाती हैं। इनसे क्या होता है, रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, पृथ्वी पर आती हैं। तो जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, कि यहाँ से आयन मंडल से यहाँ तक तरंगे जाती हैं, वहाँ से वापस होती हैं, उसके माध्यम से हम क्या, जब कॉल करते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, जब आप कॉल वगैरह करते हैं तो वो तरंगे कहाँ तक जाती हैं? वो यहीं तक जाती हैं। चलिए आगे बढ़िए। भूसंतुलन परिकल्पना की व्याख्या एयरी एवं प्राट के सिद्धांत के समन्वय के माध्यम से की गई है। हिस्केनन के द्वारा, होम्स के द्वारा, जॉली के द्वारा या फिर हैफोर्ड के द्वारा? क्या आंसर आप लोग करेक्ट कर रहे हैं, बताएंगे? तो यहाँ पे देखिए, आंसर जो सही होगा वो हो जाएगा आप लोगों का हिस्केनन हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। व्याख्या इसकी देख लीजिए। भूसंतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था 1889 में डट्टन के द्वारा किया गया था। एयरी का मानना था कि सियाल सीमा के ऊपर में तैर रहा है। सियाल यानी कि सिलिका प्लस एल्यूमिनियम है, और ये तैर रहा है किसके ऊपर? सीमा यानी कि जो आपका सिलिका प्लस मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम के ऊपर में ये सियाल की परत है, जो अपनी परपटी वाली लेयर है जिस पे अपन लोग रहते हैं पृथ्वी पर। वो किस पर तैर रहा है? सीमा पर तैर रहा है। उनके अनुसार विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है और उनकी गहराई अलग अलग होती है। ठीक है, प्राट ने कहा था कि
स्तंभ जितना ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम होगा। यानी कि पहाड़ को लीजिए आप लोग, जितना पहाड़ ऊंचा है उसका घनत्व क्या होगा, उतना ही कम होगा। ये कहा था विराट महोदय ने। जो स्तंभ जितना नीचा है उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। जैसे कि महासागर है आपका, समतल एरिया है, इनका घनत्व ज़्यादा होगा बजाय किसके, जो आपके पर्वत पठार हैं। तो दोनों के थोड़ा सा इनको आप लोग, और इन्होंने कहा था कि स्तंभों के घनत्व बराबर है, उनकी गहराई अलग अलग है। यानी कि उन्होंने कहा था, ये जो एयरी है इनका कहना था, पर्वत भले ही ऊंचा है, महासागर भले ही नीचे हैं, लेकिन इनके घनत्व में कोई भी अंतर नहीं है, घनत्व इनके बराबर हैं। चलिए आगे बढ़िए। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को निम्न नाम से जाना जाता है। अभी अपन लोगों ने इसका पढ़ा हुआ है। जब पृथ्वी सबसे दूर होती है, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, तो ये जो स्थिति होती है वो कब होती है, अपसौर वाली स्थिति की बात कर रहा है, या फिर इसको अफेलियन इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है? हाँ, अयोग्य है, नहीं, या फिर पता नहीं। तो जो पृथ्वी है इसके अपनी धुरी पर झुकाव है, पृथ्वी के विकिरण की मात्रा को प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जो सूर्य विकिरण होता है वो क्या होता है, यहाँ पे दिन और रात की अवधि बराबर नहीं होती है, ऋतु में परिवर्तन होता है, धूप जो मिलती है, एनर्जी जो मिलती है वो भी बराबर नहीं होती है। तो यानी कि कारण क्या है, इसमें पृथ्वी पर जो झुकाव है उसके कारण यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, या फिर पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी के अक्ष का इसके पक्ष के समतल की ओर में झुकाव होना होता है। बताइए इसका क्या आंसर आप लोग का करेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो मौसम है और इसकी बनावट में जो परिवर्तन है उसका जो मेन कारण होगा वो पृथ्वी का परिक्रमण हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। समोच्च रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं? समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने के लिए खींची गई रेखाएं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं, या फिर बंदरगाहों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन, इसका तो सबको आंसर पता होगा क्या होना चाहिए, बताइए क्या होगा। तो देखिए, जो समोच्च रेखाएं होती हैं वो समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उनको अपन लोग समोच्च रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे और भी 2 रेखाएं दी गई हैं, समदाब रेखाएं। ये भी क्या है, कल्पित रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं, जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं, उनको समदाब रेखाएं बोला जाता है। इसके बाद में आती हैं आप लोगों की समताप रेखाएं। ये क्या होती हैं, ये भी कल्पित रेखाएं होती हैं जो कि समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती हैं, इनको समताप रेखाएं कहा जाता है। आगे बढ़िए। फिर से वही क्वेश्चन है आप लोगों का, सबसे निकटतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को स्थिति कौन सी होती है? 3 जनवरी को जो स्थिति होती है उसको कहा जाता है उपसौर या फिर पेरिहेलियन कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं, यानी कि यहाँ पे आप लोगों का सूर्य हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों की पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा है। जब तीनों एक स्थिति में होते हैं तो इस स्थिति को कहा जाता है युति, वियुति या फिर सिजगी। तो देखिए, जब तीनों एक सीध में होंगे ना तो ये जो स्थिति होती है इसको कहा जाता है सिजगी। क्या हो बोला जाता है इसको? सिजगी बोला जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। युति क्या होता है? युति होता है जब सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं, ये आपका सूर्य हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का चंद्रमा हो जाएगा और यहाँ पे पृथ्वी होगी, यानी कि सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होंगे, पृथ्वी इसके बाद में होगी। तो ये जो स्थिति बनती है इसको युति कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। सॉरी, ये ऑप्शन तो इसमें सी होगा। ये जो स्थिति होगी जब यहाँ पे सूर्य होगा, यहाँ पे चंद्रमा होगा और यहाँ पे पृथ्वी होगी, तो ये जो स्थिति है उसको कहा जाता है युति की स्थिति। ठीक है,
और जो ब्योति होता है, तो इसमें ब्योति में क्या होता है कि एक तरफ आपका सूर्य हो जाता है, एक तरफ आपकी पृथ्वी हो जाती है बीच में, और एक तरफ आपका चंद्रमा हो जाता है। तो ये स्थिति जो होती है वो ब्योति की होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन जो एक सीध में है ये आपकी सिजगी हो गया। आगे बढ़िए, ये यहाँ पे व्याख्या दी गई है, आप लोग पढ़ लेना। निम्न में से कौन सा कारक है युग्म पृथ्वी के महासागरीय तल पर दो प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य में 52 मिनट के विलंब हेतु उत्तरदायी है? किसके कारण जो ज्वार आता है पृथ्वी पर उसमें क्या होता है, 52 मिनट का विलंब होता है? पृथ्वी का घूर्णन है, चंद्रमा का घूर्णन है, या फिर पृथ्वी का परिक्रमण है, या फिर चंद्रमा का परिक्रमण है? बताइए क्या आंसर इसका सही होगा। तो देखिए यहाँ पे जो पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण है, ये दोनों कारण हैं जिसके कारण जो प्रतिदिन ज्वार आते हैं दिन में, उनके मध्य में 52 मिनट का अंतर देखा जाता है, ठीक है। एक ज्वार में जो अंतर होता है वो 26 मिनट का होता है, दोनों ज्वार में मिलाकर के कितना हो जाता है, 52 मिनट का होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपका डी करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरद अयानांत यानी कि 22 दिसंबर के समय सूर्य की किरणों के आपतन से कर्क रेखा पर निम्न में से किस कोण का निर्माण होता है? ऑप्शन यहाँ के आप लोगों के ऊपर दिए गए हैं। कर्क रेखा की बात कर रहा है यहाँ पे 23.5 डिग्री, या फिर सिंपल 43 डिग्री, 47 डिग्री, या फिर 66.5 डिग्री। तो यहाँ पे कर्क रेखा पर जो होता है वो कितना हो जाएगा, आप जो आपतन में बात कर रहा है ना कर्क रेखा पर, तो 23.5 डिग्री तो नहीं होगा। 23.5 डिग्री कब होता, जब सूर्य आपका विषुवत रेखा पर होता। जब मकर रेखा पर सूर्य पहुंच जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा आपतन, ये आपका 43 डिग्री की होगा, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही स्थिति अगर हुई कहाँ पे, कर्क रेखा पर। जब कर्क रेखा पर सूर्य होगा तो जो आपतन होता है सूर्य का, वो मकर रेखा पर कितना होगा, तो वो आपका 43 डिग्री होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा नाम सुन करके अपने दिमाग में सिर्फ क्या आता है, 23.5 डिग्री आता है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ के चलना है। ये आपतन की बात कर रहा है, यानी कि जब वो अपना सूर्य से एनर्जी आती है, सूर्य की किरणें आती हैं, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, स्प्रिंग इक्विनॉक्स निम्नलिखित में से कब होता है? 22 दिसंबर को, 21 जून को, 23 सितंबर को, या फिर 21 मार्च को? स्प्रिंग इक्विनॉक्स की बात कर रहा है, ये बसंत की बात कर रहा है आपका। तो ये होता है आपका 21 मार्च को होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बात किसकी कर रहा है, ये देखिए आपका सूर्य है, और कब ये आता है विषुवत रेखा पर, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो आपका बसंत इक्विनॉक्स है, या फिर आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स इसको बोल सकते हैं, तो ये आपका 21 मार्च को होता है। 23 सितंबर को बोरियल इक्विनॉक्स होता है। 21 जून को कर्क संक्रांति होती है, जब क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, ठीक है। और इन दो दिनों में 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, वो कब कहा जाता है, जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा पर जब लंबवत होता है तो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। अपसौर की स्थिति कब होती है, ये आप लोग को रट गया होगा। अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को, जब सूर्य सबसे दूर होता है। आगे देखिए, कथन यहाँ पे दिया गया है कि वायु प्रवास सीधी रेखा में नहीं होता है। कारण उसका दिया गया है कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण वायु का विक्षेपण होता है। तो देखिए कथन में क्या है कि वायु का प्रभाव होता है जो सीधी रेखा में नहीं होता है। बिल्कुल, अभी वायु कैसी चलनी चाहिए थी, वायु इस तरीके से चलनी चाहिए थी, ठीक है।
जब ऊपर से आती है वायु इस तरीके से चलनी चाहिए, इस तरीके से चलनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। घूमने के कारण यहाँ पे विक्षेपण बल पैदा होता है, जिसको अपन लोग कोरियोलिस बल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, इस तरीके से वायु यहाँ पे विक्षेपित हो जाती है। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा वायु विक्षेपित होती है, तो उसका कारण क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सही विश्लेषण है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। महीने में कितनी बार चंद्रमा एवं सूर्य एक ही सीधी रेखा में होते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार या फिर चार बार। महीने की बात कर रहा है, ये साल की बात नहीं कर रहा है। तो जो महीना है उसमें सूर्य और चंद्रमा एक ही सीध पर होते हैं, दिन में महीने में दो बार होते हैं। ठीक है, और ये आपकी जो स्थिति होती है वो युति और व्युति की बात कर रहा है। इसी में आपका जो अमावस्या होती है और ये जो पूरी स्थिति होती है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं, उसको सिजगी बोला जाता है। अभी अपन लोगों ने किया था। आगे बढ़िए। पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि है कितनी है, 40,000 50 किलोमीटर, 40,000 76 किलोमीटर, 40,150 किलोमीटर या फिर 40,250 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताइए आप लोग, पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, वो आपका सी हो जाएगा। 40,076 किलोमीटर क्या है, पृथ्वी की परिधि हो जाएगी। वो भी कौन सी, विषुवत रेखीय परिधि। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली जो अक्षांश रेखा है, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। बात किसकी कर रहा है, ये आपकी जो विषुवत रेखा है ये वाली। ठीक है, यह शून्य अंश की अक्षांश रेखा है। पृथ्वी से विषुवत रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर है। ध्रुवीय परिधि की अगर बात करेंगे तो 40,008 किलोमीटर है। इसको भी याद रख लेंगे। ठीक है, इसका कारण क्या है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में उभार है, ध्रुवों की ओर में ये चपटा है। इसके कारण क्या होता है, परिधि में अंतर आता है। ठीक है, कभी आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लेना। आगे बढ़िए। जब सूर्य मकर रेखा के उद्गम चमकता है तो समस्त विश्व में दिन और रातें एक बराबर होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में रातें दिन की अपेक्षा लंबी होती हैं। आर्कटिक क्षेत्र में रातें 24 घंटे के बराबर होती हैं। या फिर आपका जो अंटार्कटिक क्षेत्र है इसमें दिन और रातें 12 घंटे की अवधि की होती हैं। तो जब सूर्य जो होता है मकर रेखा पर चमकता है, तो इसमें क्या होता है, जो आर्कटिक क्षेत्र है ना, यहाँ पर रातें कितनी पहुँच जाती हैं, 24 घंटे के बराबर पहुँच जाती हैं। ये आपका आर्कटिक क्षेत्र कहाँ पे है, नॉर्थ में है, और सूर्य कहाँ पहुँच जाएगा, साउथ में पहुँच जाएगा। तो अंतर कहाँ पर देखने को मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपका आर्कटिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये अभी अपन लोगों ने जान ही लिया था कि मकर रेखा पर सूर्य 22 दिसंबर को जाता है, 24 घंटे की रातें आर्कटिक क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। 21 जून को कर्क रेखा पर जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध में रातें क्या हो जाती हैं, दिन की अपेक्षा लंबी हो जाती हैं। सूर्य भूमध्य रेखा पर 21 मार्च एवं 23 सितंबर को चमकता है, तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाती हैं। आगे बढ़िए। पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप या फिर विचलन क्या कहलाता है, भूमंडलीय पवन, भूविक्षेपी पवन, आकस्मिक पवन या फिर बलात् पवन। क्या होगा इसका आंसर, तो जो घूर्णन के कारण होने वाला जो पवन है उसको कहा जाता है भूविक्षेपी पवन, इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वही बात है, ये कोरियोलिस बल की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद में इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में या फिर दक्षिण में। तो जो इंद्रधनुष होता है हमेशा, एक बार नहीं हमेशा की बात कर रहा है ये, हमेशा ये देखा जाता है कब, सूर्य की विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है। यानी कि सूर्य कहाँ पे है, पश्चिम में है, तो ये जो आपको दिखाई देगा इंद्रधनुष वो पूरब में दिखाई देगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। दो बसंत विश्व
बर्नल इक्विनॉक्स के बीच में कितने दिनों का अंतराल होता है? 359 दिनों का, 182 दिनों का, 363 दिनों का या फिर 365 दिनों का? ये बात कर रहा है बसंत विषुव की, यानी कि पूरी साल बीत रही है इसमें। ठीक है, अगर ये बात करता 21 मार्च की एवं 23 सितंबर की तो इसमें कम समय होता, लेकिन पूरे दो बसंत विषुव की बात कर रहा है तो यहाँ पे जो अंतर होगा वो 365 दिन का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर को ये चमकता है सूर्य रेखा पर। यहाँ पे व्याख्या दी गई है आप लोगों की। सूर्य जो भूमध्य रेखा पर 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर, इन दो डेट को क्या होता है, कहाँ पर चमकता है? भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च को विषुव को बसंत विषुव कहते हैं, और फिर से ये जब चमकेगा तो वो कब चमकेगा? 21 मार्च को ही। बीच में ये 23 सितंबर की बात नहीं कर रहा है। तो ये जो बसंत विषुव के बीच का टाइम रहा वो 365 दिनों का हो गया। अगर दो विषुवों के बीच की बात करता है 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर की, तो यहाँ पे जो दिन की अवधि होती है वो कितनी हो जाती? 182 दिन की होती। ठीक है, आगे बढ़िए। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को? दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत पूछ रहा है, तो ये कब होगा? जब मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होगा। तो मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब होता है? ये आपका 22 दिसंबर को होता है दक्षिण में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब होता है? 21 जून को, 22 मार्च को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को? तो वही बात है, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा तभी क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। तो ये भी आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो 22 दिसंबर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग शीत अयनांत विंटर सोलिस्टिक के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़िए। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है मकर रेखा पर। डी बी ऑप्शन करेक्ट है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको भी देख लीजिए और इसके बाद में अपना ये कंप्लीट करेंगे सेशन। थोड़े से ही क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? किन स्थितियों में आता है? एक मिनट। चलिए, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के दाहिने कोण पे होते हैं, जब पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के दाहिने कोण में होते हैं, या फिर जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के दाहिने कोण में होते हैं। तो देखिए, जब ज्वार और भाटा आता है वो कब आता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में होते हैं, तो वो जो स्थिति होती है तब यहाँ पे क्या आता है? ज्वार आता है। इसी स्थिति को सिजिकी के नाम से जाना जाता है। और जो ज्वार भाटा आता है उसमें जो बल लगता है वो कौन सा होता है? यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। खगोलीय इकाई, इनके बीच की औसत दूरी है पृथ्वी और मंगल के, पृथ्वी और बुध के, पृथ्वी और चंद्रमा के, या फिर पृथ्वी और सूर्य के? तो यहाँ पे जो खगोलीय इकाई है ये किस किस के बीच में होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है, उसको खगोलीय इकाई बोला जाता है। ये जो दूरी है कितनी है? लगभग ये 50 मिलियन, कितनी है ये? 50 मिलियन किलोमीटर के दूर करीब की ये दूरी है। किसके बीच में है ये? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। ठीक है, आगे बढ़िए। डायमंड रिंग की घटना देखी गई है पूर्ण सौर ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण सौर ग्रहण के अंत में, केवल पर्दीय क्षेत्रों के समग्र निशान के साथ में, या फिर केवल केंद्रीय क्षेत्र के समग्रता निशान के साथ में? तो जो डायमंड रिंग है इसकी घटना कब देखी गई है? आंसर कीजिए आप लोग फटाफट से। ये घटना देखी गई है केवल पर्वतीय क्षेत्रों में और उनके जो समग्रता निशान हैं उनके साथ में यह घटना देखी गई है। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। कब होता है ये, कैसे होता है? तो यहाँ पे आप लोगों की व्याख्या दी गई है, देखिए इसको।
ये देखी गई है कब? जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है, यानी कि ये आपका सूर्य है और यहाँ पे आपका चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है तो सूर्य का केवल एक किनारी हिस्सा दिखाई देता है। ये जो पर्दीय भाग दिखाई दे रहा है हीरे की तरह चमकता है, जिसको कहा जाता है क्या? डायमंड रिंग कहा जाता है। आगे बढ़िए। चंद्र ग्रहण होता है जब, कब होता है? यहाँ पे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं। पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य और पृथ्वी होती है चंद्रमा के दोनों ओर में, या फिर आपका सूर्य आ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। तो देखिए जो आपका चंद्र ग्रहण होता है ना, वो स्थिति होती है जब पृथ्वी किसके बीच में आती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। देख लीजिए इसकी व्याख्या। इसमें देख लीजिए जो पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता, बल्कि पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इसी को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और ये सतह कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? वो आपका अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, परंतु प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा नहीं होता है कि हर पूर्णिमा के दिन में चंद्र ग्रहण हो, कभी कभार ऐसा होता है। क्योंकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के कक्षतलों में 5 डिग्री का परस्पर झुकाव पाया जाता है और जो चंद्रमा है पृथ्वी के कक्षतल में कभी कभी आ पाता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़िए। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? 2 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट या फिर 8 मिनट? जब सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी पर तो उसमें समय 8 मिनट का लग जाता है, 16 सेकंड इसमें लग जाता है। ठीक है, अगर एक्चुअल टाइम पूछा जाए तो 8 मिनट 16 सेकंड का इसमें समय लगता है। अगर टोटल सेकंड हमारी जाए यहाँ पे तो 500 सेकंड का समय लगता है। आगे बढ़िए। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को, प्रतिपदा को, पूर्णमासी को या फिर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। तो यहाँ पे जो सूर्य ग्रहण है वो कब होता है? अभी अपन लोगों ने बात की थी, ये अमावस्या के दिन लगता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सूर्य ग्रहण के टाइम में स्थिति क्या होती है? तो यहाँ पे देख लीजिए, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है। सूर्य के प्रकाश पर पूर्ण रूप से पृथ्वी को नहीं मिल पाता, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कहाँ पर नहीं पहुँच रहा है? पृथ्वी को नहीं पहुँच रहा है। तो ये जो स्थिति होती है इसको सूर्य ग्रहण की स्थिति कहा जाता है और ये हमेशा अमावस्या के दिन आता है। हर अमावस्या को नहीं आता है ये। इसका भी कैसा है? जो आपका चंद्र ग्रहण जैसा ही है। आगे देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तो उस स्थिति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अभी अपन लोगों ने किया था इसको, कंजंक्शन यानी कि युति की स्थिति कहा जाता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीध में होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे ग्रहों की स्थितियां दी गई हैं, परिणामी ज्वार भाटे दिए गए हैं। कब कौन सा ज्वार आता है? सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी, इनके केंद्र पर समकोण की स्थिति होती है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से समीपस्थ स्थिति में होती है, चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ स्थिति में होती है। तो यहाँ पे देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में होंगे ना तो यहाँ पर लघु ज्वार आता है। जब समकोण होगा तो ज्वार कैसा आएगा? लघु आएगा। ये आपका लघु ज्वार हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति एक सीधी रेखा में होगी। जब सीधी रेखा में होगी तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगेगा, तो ये आपका दीर्घ ज्वार हो जाएगा। इसके बाद में जो चंद्रमा पृथ्वी से समीपस्थ स्थिति में होगी तो वो जो ज्वार आएगा वो कौन सा होगा? उपभू होगा। वही आपका, ये बात हो रही है अपसौर उपसौर से संबंधित कर लीजिए इसको। तो ये कौन सा हो जाएगा? जब समीप होगी तो उपसौर होता है, इसी तरीके से यहाँ पे उपभू हो जाएगा। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो ये आपका अपभू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 1, 4, 3 होना चाहिए। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 2, 1, 4, 3 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है सूर्य किरीट, प्रच्छाया, उपछाया या फिर ब्लैक होल।
इसको क्या कहा जाता है? तो जब ग्रहण पड़ता है उसके पड़ने के बाद में जो काली काली छाया अपन लोगों को दिखाई देती है उसको कहा जाता है प्रच्छाया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कब होती है ये अभी आप लोगों ने जान लिया है। सूर्य ग्रहण एवं होता है अमावस्या को, चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को, और इसी के कारण अपन लोग को क्या होता है जो काला काला भाग दिखाई देता है तो इसको कहा जाता है प्रच्छाया या फिर आपका अम्बरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है, कितनी होती है? 24 घंटा 52 मिनट की, 24 घंटा 26 मिनट की, 24 घंटा 30 मिनट की, या फिर 24 घंटे की। तो यहाँ पे जो चंद्र दिवस है इसकी अवधि होती है 24 घंटा 52 मिनट की होती है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है आप लोगों का। तो ये हो गया आपका आज का सेशन, और ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब एंड लाइक कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।